नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम मैपिंग क्लास अर्थात विश्व भूगोल में मानचित्र की क्लासेस समय ले रहे हैं, उसी में आज अगली कड़ी में थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे। जैसे कि अब तक 2 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं, जिनमें से पहले तो हमने ग्लोब के बारे में भी थोड़ा अध्ययन किया था कि पृथ्वी में विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, उनके क्षेत्र कि इस बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरे में मैंने महाद्वीप और महासागर के बारे में आपको विधिवत जानकारी दे दी थी। उसी कड़ी में आज हम द्वीप महाद्वीप के आगे केप और क्या बोलते हैं उसको, प्रायद्वीप क्या होता है, खाड़ी क्या होता है, गल्फ़ क्या होती है, क्रीक क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हम आज देखें, उसके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कि द्वीप और महाद्वीप समझ गए थे। द्वीप एक ऐसा भूभाग जो चारों ओर पानी से घिरा हो, उसको हम द्वीप बोलते हैं। और द्वीप किसी भी देश का हिस्सा हो सकता है। लेकिन महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप वो भूभाग होता है जो चारों ओर जल से तो घिरा होता है, लेकिन द्वीप से काफ़ी बड़ा, बहुत ब्रॉड एरिया होता है, बड़ा क्षेत्र होता है महाद्वीप का। तो इसे महाद्वीप के अंदर देश समाहित होते हैं। कई सारे देश मिलकर द्वीप महाद्वीप का निर्माण करते हैं। ठीक है, और द्वीप किसी भी देश का हिस्सा, स्टेट हो सकता है, शहर हो सकता है, सिटी हो सकती है, गांव, शहर, कुछ भी हो सकता है। अगर वो भूभाग इतना बड़ा है और किसी देश के अंदर आता है तो उसको हम द्वीप बोलते हैं। इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं और उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया था। अब उसी के बाद ये हुआ। अब देखिए, कुछ शब्दावलियाँ ऐसे हैं जिनके बारे में जानना ज्योग्राफी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर उनके बगैर आपको चीज़ें बता दी जाएंगी तो चीज़ें आप समझ जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी भी विषय की भाषा का अगर आपको ज्ञान नहीं है तो चीज़ें समझा पाना, चीज़ों को बता पाना या एक्सप्लेन कर पाना या लिख पाना, जैसे ज्योग्राफी क्या है, इसकी अपनी एक भाषा है। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं उसको, जैसे मैंने आपको बताया था विषुवत क्षेत्र, ठीक है, क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, टॉरिड जोन, अगर वहाँ पर आप कटिबंध की जगह क्षेत्र इस्तेमाल करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, उष्ण की जगह गर्म अगर इस्तेमाल करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ज्योग्राफी की अपनी एक भाषा है, विज्ञान की अपनी एक भाषा है, इतिहास की अपनी एक भाषा है, गणित की अपनी एक भाषा है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी एक भाषा है। अगर भाषा एक ही होती तो सब्जेक्ट अलग अलग क्यों होते? ठीक है, अगर साइंस में ही हम ज्योग्राफी को पढ़ लेते तो ज्योग्राफी के लिए कोई अलग सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। साइंस में अगर हम हिस्ट्री को पढ़ लेते तो साइंस हिस्ट्री के लिए कोई अलग सब्जेक्ट नहीं होता, एक ही सब्जेक्ट होता है, उसी में हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, बोलते हैं साइंस, और साइंस में ही सब कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे सब्जेक्ट से मिली जुली है। ठीक है, तो इसीलिए हर जो भी सब्जेक्ट पढ़े उसकी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। जैसे ये क्षेत्र है, ये एक है, ठीक, एक ये है। अगर आप देखें तो तीनों ही आपको ट्रायंगल में नजर आएंगे। क्लियर? एंगल, ट्रायंगल नहीं, एंगल। ठीक है, लेकिन इनकी अपनी ज्योग्राफी में अलग अलग चीज़। जगह अगर इसी को गणित में देखें, मैथ में देखेंगे तो कुछ 45 डिग्री एंगल हो गया, 60 डिग्री हो सकता है, ये 90 एबव हो सकता है। ठीक है, तो वो अब गणित की भाषा में हो गया। इसी को अगर आप साइंस में देखेंगे तो इसको अलग अलग चीज़ों से इसको इंडिकेट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से कोण होते हैं वहाँ पर, एंगल। ठीक है, ज्योग्राफी में इसी को, जैसे एक ऐसा, जैसे ये एरिया है, ये क्या है, भूमि का वह भाग। ठीक है, हाँ, भूमि का वह एरिया जिसमें सक्रिय भाग में पानी समाहित हो। ठीक, या फिर छोटा एरिया कवर कर लो। सपोज दैट यहाँ मैं इंडिकेट कर दूँ ताकि क्लियर हो जाए कि इसमें एक्चुअली में है क्या चीज़। ये पानी है, यानी पानी भूभाग का एरिया, वह जल का वह क्षेत्र जो 3 ओर भूमि से घिरा हो, जल का वह क्षेत्र या वह जल राशि जो 3 ओर भूमि से घिरी हो, उसको क्या बोलते हैं? अगर देखिए, अगर सकरा एरिया है और 3 ओर जल का सकरा एरिया और 3 ओर भूमि से घिरा हुआ है तो उसको क्या बोल देंगे हम? क्रीक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्रीक को बोल देते हैं, क्रीक। ठीक है,
क्रीप, उससे जो चौड़ा एरिया होता है, उससे भी चौड़ा एरिया होता है, दूसरे नंबर उसको हम बोल देते हैं गल्फ। ठीक, जो उससे ही बड़ा एरिया होता है उसको हम बोल देते हैं बे। ठीक, अब देखिए गल्फ मीन्स भी खाड़ी होता है और बे मीन्स भी खाड़ी होता है। हिंदी की अगर बात करें तो बे और गल्फ की हिंदी आपको खाड़ी ही मिलेगी, लेकिन इंग्लिश में दोनों के डिफरेंट मीनिंग है। क्या है? गल्फ वह जलराशि जो तीनों भूमि से घिरे, वो गल्फ तो होती है, लेकिन बे की अपेक्षा गल्फ सक्रिय खाड़ी होती है। ठीक है, ठीक, क्या है? गल्फ जो खाड़ी है वो बे खाड़ी यानी बे से सक्रिय होती है। जैसे बे ऑफ बंगाल आप बोलते हैं, गल्फ ऑफ बंगाल नहीं बोलते हैं, लेकिन गल्फ ऑफ खंबात बोलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं। सही है, तो क्यों गल्फ ऑफ बंगाल बोल देना चाहिए और इधर बे ऑफ खंबात बोल जाता है, बे ऑफ कच्छ बोल देना चाहिए, लेकिन नहीं बोलते। रीजन ये है, कच्छ और खंबात तो ऐसे खाड़ियाँ हैं जो तीनों जल से तो तीनों भूमि से घिरा हुआ जल तो है, लेकिन वो सकरा है किसके? बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा। बंगाल खाड़ी देखिए तीनों, इधर भारत है, उधर उत्तर में भी भारत और बांग्लादेश पड़ जाता है, और इधर आपके पूर्व में म्यांमार पड़ जाता है। ये जलराशि देखो हिंद महासागर के अंतर्गत तो जलराशि आती है, लेकिन ये सब पूरा एक खाड़ी नुमा हो जाता है। तो इस खाड़ी को हम क्या बोल देते हैं? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल खाड़ी। इधर देखिए आप भारत के पश्चिम में अरब सागर है, लेकिन ये अरब सागर तीन ओर से घिरा हुआ नहीं है, लेकिन वहीं पर आप भारत की ये वाली आकृति देखेंगे, ये देखो, ये जलराशि तीन और भूमि से घिरी हुई है। ये जलराशि देखो, ये तो क्या है? कच्छ की खाड़ी है। ये क्या? खंबात की खाड़ी है। लेकिन वहीं पर ये आप जैसे ये भारत में जाएंगे, ये ऐसे, ये म्यांमार का है, ये ऐसे, तो ये देखिए ये जलराशि तीन और भूमि से घिरी हुई है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जलराशि इन दोनों जलराशियों की अपेक्षा चौड़ी है, बड़ा एरिया है, इसलिए इसको खाड़ी बोल देते हैं। कौन सी? बे बोल देते हैं। हिंदी में तो खाड़ी होता है, ये भी खाड़ी, ये भी खाड़ी, ये भी खाड़ी, बस अर्थात इंग्लिश में अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। इसको खंबात की, सॉरी, बे ऑफ बंगाल बोलेंगे, इसको गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ बोलेंगे। क्लियर? अब देखो इसको समझने की क्रिया क्या है। जैसे ये हाँ, ये है ऐसे, ये क्या है? क्रीक है, ये क्या है? गल्फ है, ये क्या है? ये क्या है? बे है। देखो ये क्या है? क्रीक है, ये क्या है? गल्फ है, और ये क्या है? बे है। क्लियर? इतना समझ में आया? आगे इन्हीं आकृतियों को हम छोटा कर देंगे, क्योंकि इनके आगे आकृतियाँ थोड़ी बड़ी होंगी। क्लियर? अब देखो रफ कर रहा हूँ, चीज़ें तो थोड़ा एक्चुअली में डिजिटल बोर्ड नहीं, तो मैं इसको छोटा करके इसे एक साथ बना देता, तो चीज़ों को मैं साथ में रखूँगा इनको, लेकिन इनकी आकृतियाँ थोड़ी छोटी करूँगा, तब आपकी ज़्यादा समझेंगे। ये आकृति, ये आकृति, ये आकृतियाँ। ठीक है, सॉरी, थोड़ा डिफरेंस कम है। ये ठीक है, ये 1 नंबर थी, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर। क्लियर? अब देखिए आप ये है, इसी के आगे अगर हम चलें, ये और ये। क्लियर? आए ना समझ में? देखिए इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम केप। क्या बोलेंगे? केप। केप की हिंदी होती अंतरीप। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की इंग्लिश होती है पेंसुला। ठीक, पेंसुला भारत क्या है? इंडिया जो पेंसुला कंट्री, यानी प्रायद्वीपीय देश है। और केप भी है। अब देखिए ये इसमें ये जल था, ऐसे जल रहा जो तीन और भूमि से घिरी हो, उसको क्रीक, गल्फ और बे बोलते हैं आकृतियों के आधार पर। लेकिन वहीं पर एक ऐसा भूभाग जो तीन और जल से घिरा हो, एक ऐसा भूभाग जो तीन और जल से घिरा हो, उसको केप और प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केप और प्रायद्वीप बोलते हैं। आ गया समझ में? अब देखिए जैसे कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी क्या बोलते हैं? केप के मोरिन बोलते हैं। केप के मोरिन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो कन्याकुमारी का निचला वाला हिस्सा है, सपोज दैट
ये वाला, ये कन्याकुमारी सपोज दैट ये तो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, क्लियर। लेकिन ये वाला जो हिस्सा ये सकरा है, तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको केप बोल देते हैं। इसलिए आप देखिए कई बार एग्जाम पूछ रहा है कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है, तो कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है, केप केमोरिन। क्या नाम है, केप केमोरिन, क्लियर, इतना समझ में आया, ठीक है। आगे इतना हुआ। अब देखिए सपोज दैट ये क्या, हाँ ये आपका द्वीप है, ये महाद्वीप है, तो भूभाग वह भूमि जो 3-4 और जल से घिरी हो उसको द्वीप बोलते हैं। अब बड़ा एरिया जब भूभाग से घिरा उसको तो महाद्वीप बोलते हैं। अब देखिए सपोज ये, अब इसी के छोटा सा एरिया कट गया, सपोज दैट इसका छोटा सा एरिया ये कट गया ये, तो इसको क्या बोल देंगे, क्रीक बोल देंगे। क्या बोलेंगे, क्रीक बोलेंगे। इसी का जब बड़ा एरिया हो गया तो क्या बोलेंगे, इसको प्रायद्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे, ठीक। आगे समझ में। अब देखिए आगे, ये क्या है, ये क्या है आपका, पानी अंदर है आपके, इसके अंदर पानी है। अगर इसके अंदर पानी है तो क्या हो जाएगा, क्रीक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, गल्फ हो जाएगा। उसके बाद बे, फिर ऐसे ये क्या हो जाएगा आपका, प्रायद्वीप हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, अंतरीप हो जाएगा। क्लियर, आया समझ में। चलिए आगे, ये चीज़ें समझ में आ गई। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम एशिया महाद्वीप से चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। चलिए, एशिया महाद्वीप एक्चुअली में आप देखें तो एक तो महाद्वीप होते हैं, कुछ उप महाद्वीप होते हैं। क्या होते हैं, उप महाद्वीप। जैसे देखिए, जैसे ये इंडिया है आपका, ये इंडिया है आपका। ठीक, ये आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। अब यहाँ आपका श्रीलंका आ जाता है, दुनिया के एकमात्र देश जिसके मानचित्र के साथ किसी दूसरे देश का मानचित्र भी हो, वो भारत है। क्यों, क्योंकि श्रीलंका सदा उसके साथ लटका रहता है। क्लियर, आगे समझे। आगे अब देखिए, इधर आप आएंगे तो पाकिस्तान आपका हो जाएगा, इधर आएंगे अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक, इधर इराक, ईरान, सीरिया, ठीक, ये सारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसके ऊपर आप इसके ऊपर आएंगे तो चीन हो जाएगा, इधर आएंगे तो आपका म्यांमार हो जाएगा। लेकिन अगर भारत को देखें आप, ठीक है, अगर आप भारत को देख रहे हो तो ये यहाँ से ये है हिमालय पर्वत, ये रेड वाला, ये पूरा, ये ऐसे, क्लियर, ये हमारा क्या है, हिमालय पर्वत है। लेकिन हिमालय पर्वत में कि भारत के उत्तर हिमालय पर्वत है, तो वह महाद्वीप जो किसी पर्वत या किसी दूसरी आकृति से या किसी दूसरी चीज़ से अलग होता हो तो उसको उप महाद्वीप बोल देते हैं। भारतीय उप महाद्वीप। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में, लेकिन किस उप महाद्वीप में है, तो भारतीय उप महाद्वीप में है। देखिए कैसे उसका नाम भारतीय उप महाद्वीप क्यों पड़ा, क्योंकि उस महाद्वीप के उप महाद्वीप के अंदर, उस उप महाद्वीप के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे बड़ा एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा गया वो था भारत। अब देखिए, हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में, इधर चीन पड़ जाता है, तिब्बत पड़ जाता है, चीन पड़ जाता है, फिर आपका चीन के ऊपर आपका मंगोलिया के ऊपर से सीरिया पड़ जाता है। इधर आप आएंगे, इधर आपका म्यांमार पड़ जाता है, थाईलैंड पड़ जाता है, कई सारे देश इधर आके पड़ जाते हैं, मलेशिया वगैरह सारे, ठीक है। इधर आएंगे तो पाकिस्तान के इधर अफगानिस्तान पड़ जाता है, इराक, ईरान पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो देखा ये गया कि हिमालय जो है इसे एशिया महाद्वीप से इस वाले एरिया को पृथक कर रहा है, यानी अलग कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो कहा गया अच्छा, तो ये तो एक अच्छा खासा एरिया को डिवाइड कर रहा है, तो क्यों ना महाद्वीप के बाद एक छोटी आकृति वाले को क्या बोलते हैं, उप महाद्वीप, ठीक है। तो आप देखिए, लेकिन ये ऐसे इसको आप महाद्वीप उप महाद्वीप नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे, क्लियर। अब देखिए, हिमालय पर्वत के दक्षिण में पड़ता है एरिया, तो इसमें कौन कौन से देश आएंगे,
एक्चुअली में क्या है, हिमालय पर्वत जब आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो हिमालय पर्वत पश्चिम की ओर जब बढ़ेगा तो जम्मू के बाद इसकी एक श्रृंखला दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं अफगानिस्तान में हिंदकुश पर्वत और पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत बोलते हैं। ठीक है, हिमालय दो शाखाओं में डिवाइड हो जाता है जब पश्चिम की ओर जाता है। तो अफगानिस्तान, तो जो पाकिस्तान जहाँ से डिवाइड होता है उसके इधर वाले एरिया को ले लिया गया, इसके इधर वाले एरिया कि इसके इधर वाले एरिया को ले लिया गया। तो ये आपका हो गया एक पाकिस्तान, एक इंडिया, इधर आएंगे आपका नेपाल, इधर आप आएंगे भूटान, इधर आएंगे आपका बांग्लादेश, 1 2 3 4 5। ठीक है, श्रीलंका नहीं आ गया इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये है भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप के टोटल 5 देश आते हैं। कितने? 5 देश आते हैं। अब क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया कि बताए भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश। लोग बच्चे जो हैं ये देखना भूल जाते क्वेश्चन पुटअप क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, चाहता क्या है मुझसे, और हम कुछ दूसरा ही बोल जाते हैं। तो जैसे उसने बोला हम फटाक से क्या कर देते हैं, रूस को टिक कर देते हैं। लेकिन रूस तो गलत है, क्योंकि रूस तो एशिया महाद्वीप या पूरे भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ गलत हो जाता है। तो इस भारत इसमें सबसे बड़ा देश है। भारत के बाद अगर बात आए तो हो जाएगा पाकिस्तान, फिर अगर बात की जाए तो नेपाल, बांग्लादेश, फिर भूटान हो जाएगा। ठीक है, ये इनका क्रम स्पेशली ध्यान दे देना, एक बार देख लेना क्लियर नोट में। इंडिया और पाकिस्तान से पहले भारत आए, पाकिस्तान है, फिर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में देख लेना। वैसे क्रम नहीं पूछता है लेकिन यहाँ से सबसे बड़ा देश पूछ लेता है। ठीक, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश आते हैं। लेकिन वहीं पर इधर आप जाएंगे इस वाले एरिया में क्या मिलेगा आपको, चीन मिलेगा। चीन के ऊपर आप जाएंगे आपको मिलेगा मंगोलिया मिलेगा। मंगोलिया के ऊपर आप जाएंगे तो आपको रसिया मिलेगा। क्लियर, ऊपर पहुंच गए। इधर आपको जापान मिलेगा। क्लियर, लटका हुआ जापान मिलेगा। फिर इधर आप आएंगे तो कई सारे तान मिलेंगे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ऐसे ऐसे तान मिलेंगे। फिर इधर आएंगे तो आपको इधर से इराक, ईरान, इजराइल, सीरिया, ऐसे कई सारे देश मिलेंगे। इधर खाड़ी देशों में चले जाएंगे तो आपको मिलेगा खाड़ी देशों में आपको मिलेगा जैसे सऊदी अरब। ठीक है, ऐसे देश, यमन, ओमान, ऐसे ऐसे देश मिलेंगे। तो इधर आएंगे तो आपको म्यांमार के इधर, म्यांमार के पश्चिम में तो आपको मिलेगा म्यांमार मिलेगा, थाईलैंड मिलेगा, बैंकॉक मिलेगा। ठीक है, फिलीपींस मिलेगा, ऐसे देश मिलेंगे। मलेशिया मिलेगा। दक्षिण में आएंगे इधर इंडोनेशिया मिल जाएगा। ये सारे देश इधर मिलेंगे। तो अब हम एक्चुअली में एशिया महाद्वीप को पूरा बनाएंगे तो चीज़ें समझा पाना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हर एक चीज़ को मैं भारत से टच करते हुए आपको दिखाते हुए चलूँगा। अब इसमें जैसे आप देखें कि जैसे भारतीय उपमहाद्वीप है, ये लोग अलग हो रहे थे तो इनको लगा क्यों ना हमको एक ऐसा समूह, एक संगठन बना लें जिससे हम, क्योंकि ये कमज़ोर देश पड़ रहे थे। बाकी रूस, चीन, आप देखिए जापान ज़बरदस्त कंट्री हैं, सिंगापुर छोटे हैं लेकिन आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिकल कंडीशन से काफ़ी मजबूत देश हैं ये सारे, तो ये हावी हो सकते थे। तो इन्होंने अपना एक संगठन बनाने की बात की। तो इन्होंने कहा मैं इस संगठन का क्या नाम रखें, तो कहे ना भाई ये बात तो सही है, लेकिन इन्होंने देखा कि ये जो एरिया है ये आपका, ये कौन सा, इधर आपका मालदीव पड़ जाएगा। ठीक, मालदीव के बाद आपका श्रीलंका मिलेगा। ठीक, तो इन्होंने कहा मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा संगठन बनाया जाए जो हम पे हावी ना हो। अगर हम पे हावी हो तो हम एक साथ एकजुट होकर इससे लड़ सकें। तो इन्होंने जिस संगठन को बनाया उसका नाम रख दिया सार्क। अब देखो भैया, सार्क क्यों? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एसोसिएशन एशियन रीजनल कॉरपोरेशन। अगर इसकी हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में दक्षिण एशियाई संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन, हाँ, दक्षिण एशियाई संगठन, सहयोग संगठन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये होगा। ठीक, रीजनल कॉरपोरेशन यानी क्षेत्रीय संगठन। तो हो जाएगा इसका दक्षिण एशियाई
सहयोग क्षेत्रीय संगठन, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षेस। क्या बोल देते हैं? दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्लियर? तो इसके अंतर्गत 8 देश आते हैं। कितने आते हैं? 8 देश आते हैं। क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी? मैंने आपको बताया क्योंकि ये लोग अपने आप को इनसिक्योर समझ रहे थे। इन्हें लगा कि अगर हम अलग अलग रहें तो कोई भी देश, अभी देखिए ब्रिटेन, इंग्लैंड के लोगों ने हम पे हुकूमत करके वो चले गए। लगभग 200 साल तो तक मौज मस्ती से हम पर हावी रहे और हम कुछ कर नहीं पाए। तो कहा गया अच्छा भाई ये भी साथ बात सही है। तो इसलिए एक सहयोग बनाने की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए कुल ये 8 देशों को मिलकर बनाया गया। कौन कौन से? 1 मालदीव, 2 श्रीलंका, 3 भारत, 4 पाकिस्तान, 5 अफगानिस्तान, 6 नेपाल, 7 भूटान, 8 बांग्लादेश। ये वो 8 देश है जो सार्क के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? सार्क के। सार्क के मुख्यालय की बात कीजिए तो सार्क का मुख्यालय नेपाल में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ठीक। अब याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ से मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 5 हो गए। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 5 हो गए। मेरे साथ चलिए। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 8 हो गए। इधर के 5, इधर के 3 आप ऐड कर लें, भूलेंगे कभी नहीं। अगर मेरी क्लास पढ़ने के बाद आप भूल जाए तो जान लेना आपने मेरी क्लास नहीं पढ़ी है, ठीक। तो इसलिए आपको भूलना नहीं है, तुरंत फटाफट आपको याद रख के चलना है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप चीज़ें लिखें 4 दिन बाद पढ़ें। इसलिए आप लिखें या ना लिखें, लेकिन दिमाग में ज़रूर आप बैठाते चले हैं। तो क्या है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 सार्क देश हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। हिंदी में बोलते हैं दक्षेस। दक्षेस का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय संगठन। क्लियर? इतना समझ में आ गया? चलिए, ये वो कंट्री हैं, ये दक्षिण में पड़ते थे, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पड़ते थे, या उप महाद्वीप के ज़्यादातर क्षेत्र वाले एरिया इनको ले लिया गया साथ में। अब आपके दिमाग में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, किसी भी दूसरे देश के साथ किसी भी दूसरे देश का नक्शा या मैप या मानचित्र नहीं होता है। रीजन क्या है भैया? तो रीजन आपको बता देता हूँ। आपको मैंने, अगर आप देखें, अगर इंडियन ज्योग्राफी की क्लास मेरी आपने ली है तो दूसरी तीसरी क्लास मैंने आपको मैंने पढ़ाया है सीमा क्षेत्र, समुद्री सीमा क्षेत्र। तो समुद्री सीमा क्षेत्र में 3 प्रकार की बाउंड्रीज मैंने आपको पढ़ाई, क्षेत्र पढ़ाए, एरिया पढ़ाए। एक को बोलते हैं 12 नॉटिकल मील तक, एक है 200 नॉटिकल मील तक, ठीक है। एक अगला और है, ठीक है, उसकी दूरी क्लियर नहीं, कुछ 12 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, याद नहीं आ रहा, ठीक। तो इस प्रकार से 12 नॉटिकल मील तक एक आधार रेखा मानी जाती है किसी भी देश के समुद्र में। तो उसके अंतर्गत आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक समुद्र में उस देश का उसी प्रकार पूरा अधिकार होता है जिस प्रकार उसके मुख्य भूभाग पर, जिस प्रकार इस पूरे भारत में भारत की गवर्नमेंट कुछ भी कहीं पर कुछ भी कर सकती है, वैसे ही 12 नॉटिकल मील तक समुद्र में कुछ भी कर सकती है। उसके बाद 200 नॉटिकल मील तक अगर आगे आएंगे आप, तो 200 नॉटिकल मील तक भी इसका पूरा अधिकार होता है, कुछ कुछ अधिकार छूट जाते हैं। लेकिन 200 नॉटिकल मील तक जैसे पेट्रोलियम वगैरह अगर मिल रहा है तो उस पर पूरा अधिकार उस देश का होता है जिसके 200 नॉटिकल मील समुद्र सीमा आधार के देश के आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक समुद्र में के अंतर्गत आता है। तो अगर 200 नॉटिकल मील की बात की जाए, 200 नॉटिकल मील की बात होती है 370 किलोमीटर। तो अगर भारत क्या है, कोई भी देश अपनी नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को भी दर्शाने की कोशिश करता है, तो इस लिहाज से श्रीलंका क्या है, भारत के 370 किलोमीटर के एरिया के अंतर्गत आ जाता है। भारत श्रीलंका को नहीं दिखाता है, भारत अपना समुद्री एरिया दिखाने की बात करता है। जिस प्रकार आप किसी के गांव घर में जाते हैं तो ये गांव में ज़्यादा प्रचलन, शहरों में तो लोग इतनी इतनी जगहों में रह लेते हैं कि स्पेशली अपना घर वहाँ बनाना चाहते हैं जहाँ उनकी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा बड़ा एरिया होता है। तो ये कहते हैं कि आपकी जहाँ तक नज़र जा रही हो अपना एरिया है भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों का एटीट्यूड होता है गांव में, और गांव में एक से एक रहीसियत रहती है।
शहर में तो लोग दाल चावल खाकर पेट भर लेते हैं, लेकिन गाँव में लोग जितने 4-5 आइटम ना हो थाली में, तब तक मज़ा नहीं आता, उन्हें टेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो ये इसलिए श्रीलंका क्या है, भारत के मानचित्र के साथ सदा साथ रहता है। अब समस्या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि 370 के अंतर्गत आ रहा, तो श्रीलंका क्या करता है, अगर इस एरिए में श्रीलंका और भारत के एरिए के अंतर्गत कोई भी समुद्र सिंह के अंतर्गत जो भी चीज़ मिलती है उस पर ये आपस में बात करके समझ लेते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए श्रीलंका जो है भारत के मानचित्र के साथ सदैव लटका रहता है। रीजन ये है कि श्रीलंका भारत के 370 नॉटिकल मील के अंतर्गत आता है, सॉरी 200 नॉटिकल मील या 370 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर, इतना समझ आ गया। तो ये जो शार्क यानी दक्षिण कंट्रीज हैं 8, ये क्लियर हुए। कौन कौन से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 कंट्री शार्क के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा रफ करेंगे, फिर उसके बाद आपने प्रथम विश्व युद्ध का नाम सुना ही होगा। अगर आप कंपटीशन में हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो प्रथम विश्व युद्ध के हुआ था 1914 से 1918 तक, 4 वर्षों तक चला है। ठीक, उसी में गांधी जी ने लोगों से गुजारिश की थी या रिक्वेस्ट किया था कि आप इस युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दें। उन्हें लग रहा था अगर अंग्रेज़ों का प्रथम विश्व युद्ध में साथ दे देंगे तो अंग्रेज़ हमें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अंग्रेज़ों ने धोखा दिया। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंग्रेज़ भारत को धकेल रहे थे तो उसकी काफ़ी खिलाफत हुई, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बड़ा युद्ध चला, शीत युद्ध जिसका नाम था, हिंदी में शीत युद्ध और इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड वार। शीत युद्ध का मतलब समझते हैं? शीत युद्ध का मतलब होता है कि जैसे ए और बी ये 2 कैंडिडेट हैं, दोनों ही पावरफुल हैं। ए भी अपने आप को कम नहीं समझता है और बी भी अपने आप को ए की अपेक्षा कम नहीं समझता है। भैया समस्या हो गई। ए की फैमिली में एन, एम, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी सभी लोग इनकी तरफ हैं, बाकी इनकी तरफ बी तो है ही है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच टाइप के लोग इनकी तरफ हैं। ए डायरेक्ट बी पे हमला नहीं कर सकता, बी ए पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता, लेकिन ए क्या करेगा कि बी के जो सपोर्ट में है उनको परेशान करेगा, ऐसे बी भी करेगा, जो ए के सपोर्ट में होंगे बी उनको परेशान करेगा। ये इनको डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये इनको डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये इनको नुकसान इनके माध्यम से पहुंचाएंगे और ये इनको नुकसान इनके माध्यम से पहुंचाएंगे। क्या करेंगे कि जो लोग बी का सपोर्ट कर रहे होंगे, ए ग्रुप के कैंडिडेट या ए इनके लोगों को परेशान करेगा कि इनको सपोर्ट मत करो, मेरा सपोर्ट करो। वही हाल जो ए का सपोर्ट करेंगे, बी क्या करेगा, उन लोगों को परेशान करेगा, मारेगा, टोरेगा, आतंकवादी भेजेगा, मतलब हर वो कंडीशन क्रिएट करेगा जिससे ए परेशान रहे, बल्कि ए का नुकसान नहीं होगा। तो ये था शीत युद्ध। शीत युद्ध में कभी भी दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने नहीं लड़ती हैं, और ये एक बड़ा एरिया था। तो इस शीत युद्ध में 2 बड़े बड़े देश टकरा गए, रूस और प्रथम दुनिया के नाम से जिसको मानते हैं यूएसए। यूएसए को अगर आप देखेंगे तो यूएसए इस एरिया में आ जाएगा, मानचित्र में आप देखिएगा। एशिया के बाद आप यूरोप की देखेंगे, यूरोप के नीचे आपको दक्षिण में यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर में आपको अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा होगा। ठीक है, उसके दक्षिण में उसके पश्चिम में आप जाएंगे तो अटलांटिक महासागर मिलेगा। अटलांटिक महासागर या अंध महासागर नाम लिखा होगा मानचित्र में आपके। उसके आप पश्चिम में आएंगे तो ऊपर यूएसए होगा, नीचे इसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण में होगा साउथ अमेरिका। ठीक, तो नॉर्थ अमेरिका का एक देश है यूएसए। यूएसए को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसलिए बोलते हैं कई सारे राज्य मिलकर इस देश का गठन किए हैं, तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बोलते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका का एक समृद्ध देश था, प्रतिभाशाली देश था, आर्थिक स्थिति से काफ़ी मजबूत देश था, तो इसको बोलते थे प्रथम दुनिया, आज भी बोलते हैं प्रथम दुनिया इसके नाम से जानते, और इसको दूसरी दुनिया बोलते थे। रूस को दूसरी दुनिया, प्रथम दुनिया और दूसरी दुनिया। ठीक,
कि नाम से 2 देश फेमस हुए, समस्या हो गई। यहाँ यूरोप भी लिख लो भैया, अच्छा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर क्या मोहम्मद साहब क्या बोलते हैं, मेडाइवल सी, हाँ मेडाइवल सी नहीं बोलते आप मोहम्मद सागर ही, चले हिंदी में याद नहीं आ रहा इंग्लिश वाला नाम, CBS से पढ़ा नहीं हूँ ना। अफ्रीका महाद्वीप। अब भैया यहाँ पर श्रीलंका, तो इन दोनों के देशों के बीच में जंग छिड़ गया, शीत युद्ध शुरू हो गया, बड़ी समस्या हो गई। कब शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। अब समस्या ये हो गई कि अमेरिका, ये वाला एरिया मैंने आपको बताया था कि ये जैसे ये ग्लोब है, तो ये वाला एरिया रूस का, ये वाला एरिया ज़्यादा पड़ जाता है। तो ठंडी के शीत युद्ध का मतलब कोई जरूरी नहीं कि ठंडी के सीजन में हो, कोई भी सीजन हो सकता है। शीत युद्ध का स्पेशली अर्थ क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। ये वाला एरिया जो था, रूस का उत्तरी एरिया जो था, वो क्या हुआ, वो ठंडी के दिनों में बर्फ़ से ढक गया। अब किसी भी, अगर देखिए, अगर रूस को अमेरिका से युद्ध करना है तो क्या करेगा, इस एरिया से आएगा, ठीक है, या इसी से आएगा ही, समस्या है, या इधर से आए, सॉरी इधर से नहीं, इधर से आए, तो उसके पास समस्या थी कि ठंडी के दिनों में इस वाले एरिया में बर्फ़ जम गई। अब बर्फ़ जम गई तो नाव और जहाज पानी के चल नहीं पाएंगे। तो कोई भी जो बड़ी डिस्टेंस का एरिया होता है, बड़ी दूरी, लंबी दूरी का जो युद्ध होता है, उसके लिए हम हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रीजन ये है, हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि लंबी दूरी अगर पायलट तय करेगा तो वो ऑलरेडी थक जाएगा। तो इसलिए कौन सी सेना इसके लिए भेजी जाती है? नौसेना, नेवी भेजी जाती। नेवी भी बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जिसमें जो वो जहाज़, वो लड़ाकू विमान भेजे जाते हैं, पानी के जहाज़ भेजे जाते हैं, जिनमें वो जो हर एक चीज़ से लैस होते हैं, मिसाइल, लड़ाकू विमान, सब कुछ उसमें रहते हैं। तो रूस इधर आ नहीं सकता था, अमेरिका के पास रास्ता था, अमेरिका इधर से आने, दूसरा रास्ता था ये वाला रूस के पास। तो रूस इधर से आता, भारत के दक्षिण से होते हुए ये हिंद महासागर से होते हुए, अटलांटिक महासागर से होते हुए यहाँ पर पहुँच जाएगा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप के आसपास के क्षेत्र में जाकर रुक जाएगा। वहाँ पर जब रुकेगा तो अमेरिका के तो मुंह पे जाके, बिल्कुल मुंह में, जबड़े में जाके घुस बैठेगा। अब अमेरिका डर गया। अमेरिका ने सोचा अगर रूस इधर से ना आ पाए तो इधर से तो आ ही नहीं पाएगा। तो उसने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा गेम खेलें जिससे रूस को हमने आसपास भटकने न दें, दूर रास्ते से ही खदेड़ दें अगर आए भी तो। उसने श्रीलंका को पकड़ा, उसने इस एरिया में नज़र रखी। उसने कहा अच्छा ये बुदुक्की भरक तो हैं, इन्हें का लालच देंगे। इसने कहा हेलो श्रीलंका मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी होंगे वहाँ के, हम संयुक्त राज्य अमेरिका बोल रहे हैं और हम तुम्हारे यहाँ एक जो है रडार ट्रांसमीटर लगाना चाहते हैं जिसका सारा आपको किराया मिलेगा, आपकी भूमि का जो भी बिल्डिंग मिलेगी वो आपकी सारी रहेगी, किराया भी हम देंगे, आपको कुछ व्यापार भी करने को देंगे, तो हमको अपने यहाँ एक बंदरगाह बनाने का अवसर दो। तो श्रीलंका सोचा फ्री में का ऑफ़र आ रहा है तो कोई भी इंसान होगा यार तुरंत एक्सेप्ट करेगा। फ़ायदे की चीज़ तो हर इंसान फ़ायदा देखते ही सब कुछ भूल जाता है कि घाटा कहाँ इसमें होगा। अब श्रीलंका फूला नहीं समा रहा था। उसने कहा भैया स्वागत है आपका, आइए तो हमारे यहाँ बनाओ। तो श्रीलंका के अगर आप मैप देख रहे होंगे तो श्रीलंका के दक्षिण में एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा नाम सुना होगा। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का है। तो इन्होंने यहाँ काम शुरू कर दिया रडार ट्रांसमीटर लगाने का। उसने सोचा यहीं पर आकर इनको उल्टा देंगे, या इधर आ ही नहीं पाएंगे, या युद्ध होगा तो इन वाले एरियो को परेशानी होगी, रूस वाले को ही। अब भारत ने कहा कि भैया हम कहीं नहीं जाएंगे। भारत था, तुर्की था और यूरोप के 2-3 देश थे। तो इन्होंने एक समूह बनाया। उस समूह का नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन उसको बोलते हैं। इन्होंने जो बनाया था उसको, उस आंदोलन के अंतर्गत, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं नैम, फुल फॉर्म होता है
नॉन एलाइजिंग मोमेंट, ठीक, ये नॉन एलाइजिंग मोमेंट नेम का फुल फॉर्म, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इन्होंने कहा भाई हम किसी के पक्ष में निरपेक्ष रहेंगे। तो रूस, ये सारी कहानी हो गई कि लोग ऐसे रहेंगे कि हम ना अमेरिका तरह रहें ना रूस रहेंगे, भैया हम लोग बिल्कुल अलग रहेंगे। तो उन्होंने कहा हम अलग अलग अगर भटकेंगे तो कोई भी अमेरिका हम पर बम डाल के चला जाए, श्रीलंका हम पर बम डाल के चला जाए तो हमारे लिए शोक को मनाई, हम जे तो खत्म हो जब इतिहास से नाम है गैप के जाए। इसलिए 2-4 महीने कैसे रखो दूर दूर अपने नाते रिश्तेदारों को बनाए के, जाके अपने यहाँ शोक सभा बैठे तो कुछ लोग तो बैठे हैं यार शोक मनाने वाले। तो ये हुआ। तो इसलिए बड़े बड़े कई सारे देश मिलकर गुट निरपेक्ष क्षेत्र के मूवमेंट में अंतर्गत आ गए, क्योंकि इन्होंने कहा ना हम तुम्हारी तरफ रहेंगे ना तुम्हारी तरफ रहेंगे। ये हो गया, गंभीर समस्या क्रिएट हो गई, शीत युद्ध जारी है। अब अमेरिका यहाँ पर हम्बन टोटा बंदरगाह भी पर अपना रडार ट्रांसमीटर लगाने लगा। रूस के दिमाग में खटक गई बात यार कि यार अमेरिका तो यहाँ तक आ गया और हम उसके इर्द गिर्द भी नहीं कहीं भटक पा रहे हैं। रूस ने कहा हेलो भारत, उस समय भारत की आयरन लेडी प्रधानमंत्री थी, समझ गए होंगे आप। तो उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कुछ ऐसा करो कि श्रीलंका अमेरिका को जगह देने से मना कर दे, और तुम आज मेरी ज़िंदगी बचा लो, हम फिर तुम्हारी सारी ज़िंदगी तुम्हारा साथ देंगे। इसीलिए जब भी कोई भी देश भारत की तरफ नज़र उठाता है, भारत उसको कहता है नज़र नीचे करो, सॉरी रूस कहता है नज़र नीचे करो, भारत अकेले नहीं है, उसके साथ हम हैं हम। तो दुनिया का कोई भी देश है अपने आप पीछे चला जाता है, जिसके साथ रूस खड़ा हो जाता है, समझ गए। तो इसलिए रूस ने कहा भैया आयरन लेडी महोदया आप हमारी ज़िंदगी आपकी बचाओ, अगली बार पूरी ज़िंदगी हम आपका साथ देवे। तो हुआ, तो यहाँ पर उस समय एक आतंकवादी संगठन तैयार हो गया था जिसका नाम था लिट्टे। क्या नाम था भैया? लिट्टे। अब LTTE, लिट्टे या LTTE बोलते हैं। LTTE जो आतंकवादी संगठन था उसने श्रीलंका पे इतना ज़्यादा अत्याचार किया कि 1/3 देश पर उसने कब्जा कर लिया। सोचो, उसने कब्जा कर लिया और उसमें ज़्यादातर देश कौन से देश है? तमिलनाडु वाले क्षेत्र के लोग थे। इस लिट्टे का जो प्रमुख था उसका नाम था प्रभाकरण। इस लिट्टे जो आतंकवादी संगठन था, लिट्टे का आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का, कई बार एग्जाम पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। तो इसका प्रमुख प्रभाकरण था और इसके जो भी ज़्यादातर लोग थे वो तमिलनाडु के क्षेत्र के थे। इसीलिए आप देखिए जब भी भारत में श्रीलंका में कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो तमिलनाडु वाले लोग भारत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें तो हुआ। ये लिट्टे का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम लिट्टे का फुल फॉर्म होता है। तो श्रीलंका ने यहाँ आतंकवादी भेजे, प्रभाकरण उसका प्रमुख था। प्रभाकरण से बात करके यहाँ पर इनको गोली बारूद, आतंक संगठन था ही, इन्होंने उसको ज़बरदस्त तरीके से बारूद वगैरह दे दिया। इन्होंने तबाही मचा दी भैया, तबाही, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। अब वहाँ का प्रधानमंत्री था, इसने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या होगा? उसने कहा भैया लिट्टे महोदय बताओ क्या चाहिए। तो उसने समझ भैया आपके घर को कोई तोड़ रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन इसके पीछे किसका हाथ है, पता चल जाता तुरंत। उसने भारत से बात की, बताओ क्या चाहते हो? तो भारत ने कहा हम कुछ नहीं चाहते हैं, बशर्ते तुम अमेरिका को अपने बंदरगाह क्यों बनाने दे रहे हो। उसने कहा कि मेरी इच्छा, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी, तुम खुद बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अमेरिका तुम्हारे बंदरगाह नहीं बनाएगा। उसने तुरंत फोन किया है USA महोदय माफ़ करो, आप हमारे यहाँ बंदरगाह ना बनाओ, हम ऐसे ही परेशान हैं, अब न परेशान हुए दो। तो उसने एक भारत से कहा अब तुम क्या करोगे या कैसे? उसने कहा ठीक है हम रोक देंगे। आयरन लेडी ने कहा तुम्हारे जो आतंक मचा उसको रोक देंगे। तो अमेरिका
परेशान हो गया कि अरे ये कैसे हो गया, कल तो ससुरा जी हुजूरी कर रहा तो आज साला फटाफट मना कर रहा है, बड़ी समस्या हो गई। तो इसको यहाँ चोट मिली, हम बनटोटा से इसको भागना पड़ा यूएसए को, उधर रूस खुश हो गया। लेकिन फिर इसने क्या किया, अब भारत ने कि आयरन लेडी ने ये अपने यहाँ से सेना भेजी, अब प्रभाकरन के नेतृत्व वाले जो आतंकी संगठन था उसको ख़त्म करवा दिया। देख लो भारत ने, इसीलिए श्रीलंका भारत के ज़्यादातर खिलाफ रहता है, क्योंकि तमिलनाडु के लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा रहते थे श्रीलंका के, और यहाँ पर ज़्यादातर हिंदू रहते थे, मारे गए। फिर इसीलिए जब कुछ भी होता तमिलनाडु वाले लोग भारत के अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है, श्रीलंका के सपोर्ट में खड़े जाते हैं। तो ये सारी कहानी हुई। अब भाई पावरफुल आदमी था, वो चुपचाप बैठना नहीं चाहता था यूएसए। उसने कहा अच्छा यार अच्छी कहानी हुई। उस समय नेपाल की एक ऐसी एक्चुअली में ऐसी जलवायु है कि वहाँ पर एक वायरस आ गया जिसकी वजह से लोगों की आंखों की रोशनी चलने लगी। जब लोगों की आंखों की रोशनी जाने लगी तो यूएसए ने फटाफट नेपाल के से बात की, कहा देखो तुम्हारे यहाँ आंखों की रोशनी का जाना एक गंभीर समस्या है, एक महामारी पैदा हो रही है। तो वहाँ कुछ में राजा रानी थे, उन्होंने कहा हाँ भैया सही कहो, हम आप प्रजा तो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने कहा ठीक है, तुम्हारे यहाँ आँख की रोशनी जो जा रही है, इसके जो बीमारी है इससे हम फ्री में इलाज करेंगे। भैया फ्री, भैया मैंने बताया फ्री जहाँ जाता है वहाँ लोग ये भूल ही जाते हैं, दिमाग ये पहुँचता ही नहीं कि घाटा इसमें क्या है, उसका फ़ायदा क्या है जो मेरे फ़ायदा करवा रहा है। उसने कहा ठीक है। तो उसने वहाँ पर अपने डॉक्टर भेजे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनवाए, ट्रेनिंग सेंटर्स खोल दिए, ये सारा सब कुछ हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो रूस को रोकना चाहता था, साथ ही लेकिन भारत से खींच चुका था, वो भारत को भी परेशान करना चाहता था, और रूस तो उसके टारगेट था ही। उसने सोचा सबसे पहले हम भारत को सही कर दें, और नेपाल भारत के नटाई में बसा हुआ है, इतने नज़दीक आ गया रूस, सॉरी यूएसए। अब यहाँ पर क्या हुआ, सरकार कर्मचारी हुआ तो चीन ने कहा ओ ये ससुरा यूएसए क्या गेम खेल रहा है। चीन के उस समय राष्ट्रपति थे माओ सेतु, हाँ माओ सेतु थे, कौन थे चीन के, माओ सेतु। तो माओ सेतु ने कहा ने कुछ आतंकी संगठन नेपाल भेज दिए। अब माओ सेतु जिनको मोयो आतंकवादी बोलते हैं, ठीक, माओवादी जिनको बोलते हैं, माओ से के द्वारा भेजे गए, इसलिए को माओवादी बोल दिया गया। आतंकी संगठन, माओवादी आतंकी संगठन किसका, चीन का है। तो उन्होंने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से गोलीबारी की, ये उसे शांत हो गया। नेपाल से कहा अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ शांति बनी रहे, जब श्रीलंका में खून खराबा हुआ था ना, तो 6-7-8 लाख लोग मारे गए थे, 6 से 7-8 लाख लोग मारे गए थे। यहाँ पर 2-3 लाख लोग मार गए, बेवजह मारे गए। नेपाल से कहा नेपाल अगर तुम चाहते हो वृद्धि बढ़े के तो हो, बने रहना चाहते हो, तो ये मान लो कि यहाँ जो ये हॉस्पिटलाइजेशन चल रहा ना तुम्हारे यहाँ, इसको बंद करवा दो। उसने फ़ोन किया भैया हमका तुम्हारा सेवा आना चाहिए, जितने दिन दे हो उतने बहुत हैं, वही के लिए हम आपके कर्जे हैं, लेकिन हमका माफ़ कर दो, अब छोड़ छाड़ चले जाओ। ये उसे परेशान हो गई, यार बात क्या है। उसने कहा अच्छा अब के बाद चीन आ गया, बड़ी समस्या। तो वही जो माओवादी थे, वही जो नेपाल में थे, वही धीरे धीरे आपके इधर आ गए, असम वाले क्षेत्र में, फिर धीरे धीरे छत्तीसगढ़ झारखंड क्षेत्र में, जो नक्सलवादी के नाम से जाने गए, वही माओ आतंकवादी थे, वही भारत में आ गए, बच गए, और वही नक्सलवादी के नाम से जाने गए। ये थी कहानी शीत युद्ध की। मतलब ना तो भारत के अमेरिका को कुछ नुकसान हुआ, रूस का 1 पैसा का नुकसान हुआ, अमेरिका के 1 पैसा का नुकसान हुआ, कतई नहीं हुआ। अमेरिका तो इधर उधर अपने चालबाजी में खर्चा कर रहा था, उसका पैसा घाटा हुआ है, जन्म की मानहानि कहीं नहीं हुई, ठीक। तो ये सारी कंडीशंस क्रिएट होते हैं शीत युद्ध में। तो शीत युद्ध लंबे अरसे तक चला था, ठीक, प्रथम दुनिया और द्वितीय दुनिया के बीच में। और इस प्रकार दुनिया 2 भागों में डिवाइड हो गई थी, पश्चिमी दुनिया और पूर्वी दुनिया की, या प्रथम दुनिया द्वितीय दुनिया के रूप में, समझ गए, पुरानी दुनिया के रूप में। तो ये सारी कहानी आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि अब इससे संबंधित चीज़ें आपको शुरू होंगी।
तो बात अगर श्रीलंका चल रही थी तो हम श्रीलंका के बारे में कुछ चीज़ें जान ही लें ताकि आपको आसानी रहेगी। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, श्रीलंका को थोड़ा बड़ा करूँगा भैया, बड़ी आकृति में बना दूँ, ठीक है। जैसे श्रीलंका है, सब पता है। भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल है, सेतु है। उस सेतु का नाम है, भारत की दृष्टि से देखें तो उसका नाम राम सेतु है, श्रीलंका की दृष्टि से देखेंगे तो उसका नाम आदम ब्रिज है, ठीक। उस भारत और श्रीलंका के बीच जो राम सेतु है, भगवान, इतिहास हमारा ये बताता है कि भगवान राम जब श्रीलंका जा रहे थे तो उनकी सेना को पार करने के लिए सेतु का निर्माण किया गया था, इसलिए सेतु का नाम राम सेतु रखा गया। समझ गए ये सारी चीज़ें। श्रीलंका को आप दो भागों में डिवाइड कर दें, ये ऐसे। तो जो उत्तरी श्रीलंका है उसको हम बोलते हैं जाफना। क्या बोलते हैं? जाफना। जाफना वाला क्षेत्र वही है जिसमें लिट्टे ने आतंक मचाया था, या जिस एरिया को लिट्टे ने कवर कर लिया, तुमने अंडर में कर लिया था, वो जाफना वाला क्षेत्र ही था, ठीक। श्रीलंका का सबसे उत्तरी जो पॉइंट है, सबसे उत्तरी पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट पेड्रोस। क्या बोलते हैं? पॉइंट पेड्रोस। पॉइंट पेड्रोस किस देश में कई बार पूछा गया, तो श्रीलंका का उत्तरी पॉइंट पॉइंट पेड्रोस कहलाता है। भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल कहलाता है। और श्रीलंका के सबसे उत्तरी पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट पेड्रोस, ठीक। उत्तरी श्रीलंका को जाफना बोलते हैं, लेकिन दक्षिणी श्रीलंका को, दक्षिणी और उत्तरी श्रीलंका के बीच में एक पास है। पास क्या होता है? दो पर्वतों के बीच खाली स्थान को पास बोल देते हैं। आप देखिए कहीं आते जाते कहीं भैया पास चाहिए, पास के पास क्या होता है? यानी वो कहीं एक दूसरे क्षेत्र से आर पार जाने के लिए, किसी एक दूसरे क्षेत्र में आने जाने के लिए पास लगता है। जैसे पासपोर्ट, या आप बस से यात्रा करते हैं, कंटिन्यू किसी क्षेत्र में आना जाना, स्कूल, कचहरी, हॉस्पिटल, तो आप पास बनवा लेते हैं। मेट्रो पास, बस पास, रेल पास, ये सारे पास बनते हैं। तो ऐसे ही एक पास होता है जो जो पहाड़ियों के बीच में आने जाने के क्षेत्र को पास बोल देते हैं। पहाड़ी के बीच में होता है, या तो उसको काट के बनाया जाता है या फिर इसको चिटिक पिटिक जाता है। तो इस प्रकार से नदी नदी बहती है और नदी नदी सूख जाती है, तो उस वाले एरिया से जब रास्ता शुरू हो जाता है तो उसको पास बोल देते हैं। क्लियर? तो ये, तो इस पास को बोलते हैं एलिफेंटा पास। एलिफेंटा पास। एलिफेंटा पास कई बार पूछा गया किस देश में है, तो कहाँ है? तो ये है आपका श्रीलंका में। कहाँ पे है? श्रीलंका में। ये जाफना वाला क्षेत्र है श्रीलंका का, ठीक। एलिफेंटा पास यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेशल कंट्री हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। यहाँ का हम्बनटोटा बंदरगाह है। हम्बनटोटा के बारे में अक्सर क्वेश्चन बना ही करता है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर श्रीलंका की पुरानी राजधानी कोलंबो थी। वर्तमान राजधानी यहाँ से पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कोलंबो। श्री जयवर्धनेपुरम, श्री जयवर्धनेपुरम, ये दोनों पश्चिमी क्षेत्र में पड़ती हैं, ठीक। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो मुस्लिम और ईसाई परंपरा के अनुसार श्रीलंका से भारत आदम आए थे। श्रीलंका से भारत आदम आए थे, इसलिए मैंने बताया था कि श्रीलंका की दृष्टि से उसको आदम बोलते। क्यों? कि मुस्लिम और ईसाइयों की दृष्टि से जो आए थे उनको आदम बोलते हैं। आदम हमारे यहाँ किसको बोलते हैं? यानी आदम का बिल्कुल आदम है होगा, मतलब बहुत हद तक बहुत लंबा चौड़ा इंसान, लंबी चौड़े बाहों वाले इंसान को आदम बोल देते हैं, यानी राक्षसी प्रवृत्ति वाले इंसान को। तो यहाँ से भारत की दृष्टि से जो राक्षस श्रीलंका से भारत है उनको आदम बोलते हैं। लेकिन उसी को इस मुस्लिम और ईसाइयों की दृष्टि से देखें तो उनकी दृष्टि से आदम देवी देवता उन्होंने माना है, तो उनके दृष्टि से जो आदम आए थे उनको हम क्या बोलते हैं? आदम बोलते हैं। तो उससे जिस मार्ग से उसको आदम ब्रिज बोल देते हैं। लेकिन भगवान राम इधर से भारत से श्रीलंका गए थे रावण का वध करने के लिए, और रावण को भी ये पता था कि भगवान राम है। अरे यार तुम खुद
क्यों नहीं सोचते हो? 2.5 अक्षर प्रैंक जो पढ़ लेता है वो क्या हो जाता है? 2.5 अक्षर जो पढ़े सब पंडित होए तो वो तो विद्वान था, कितना विद्वान था। जो पंडित है वो तो फटाफट हाथ दे के बताए कि कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, 2 घंटे बाद तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा, 5 घंटे बाद तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। एक लड़का था, उसने कहा पंडित जी हाथ दे चलो हमारी नौकरी लगेगी। नौकरी लगी। कहन कौन सी लगी? कहन तुम्हारी जो नौकरी लगेगी तुम्हारे इर्द गिर्द गाड़ियाँ नाचेंगी। अब वो फूला नहीं समझा कि किसने सोचा बढ़िया A ग्रेड का ऑफिसर IAS PCS बनूंगा तभी तो गाड़ियाँ घूमेंगी। बच्चा, और ये बात सच हुई पंडित जी की। वो जहाँ खड़ा होता तो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द गाड़ियाँ घूमती थी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस में सिपाही कांस्टेबल भर्ती हुआ था। तो चौराहे पर उसकी ड्यूटी लगती थी, तो इधर भी गाड़ी इधर भी गाड़ी। तो पंडित जी गलत नहीं बोलते हैं, ठीक, बशर्ते आपकी समझ सही होनी चाहिए। तो विद्वान था, उसको यार वो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान था। तो उसको ये नहीं पता चला कि छोटी सी बात कि भगवान राम एक इंसान है। भगवान और ईश्वर में बहुत ही बारीक अंतर होता है। भगवान जो है संज्ञा, या क्या बोलते हैं उसको, संज्ञा होती है। मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण, यानी किसी को भगवान आप कह सकते हो, लेकिन किसी को आप ईश्वर नहीं कह सकते। ईश्वर संज्ञा नहीं है, विशेषण नहीं है। भगवान संज्ञा है, ठीक है, एक विशेषण है। आप हर किसी शख्स को भी ईश्वर नहीं कह सकते, किसी भी दूसरे। ईश्वर एक है, ठीक है, समझ गए? इसलिए तो भगवान राम इधर आते, रावण को मारे खेते में चले गए हैं। तो ये सारी कहानी, ये हेमन टोटा था। तो यहाँ पर श्रीलंका की एक सबसे लंबी नदी है महावली गंगा। महावली गंगा, कई बार पूछा गया महावली गंगा किस देश से प्रवाहित होते? तो श्रीलंका में प्रवाहित होते, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हेमन टोटा बंदरगाह वही बंदरगाह जिसपे इस समय चाइना का भैया बोलबाला चल रहा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके आगे चीज़ें अगले लेक्चर में बताऊंगा। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होना चाहिए, ताकि आपका दिमाग भी तो पढ़ने में लगना चाहिए। वैसे साइंस की दृष्टि से बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने दिमाग को कंसंट्रेट 41 से 42 मिनट तक ही कर सकता है। इसीलिए किसी भी कॉलेज स्कूल में जो पीरियड्स होते हैं बहुत ही लंबा, अगर डिग्री कॉलेज में होता है तो 1 घंटे का होता है, बशर्ते 45 मिनट का ही कॉलेज फिक्स किया जाता है। सॉरी, पीरियड, कॉलेज नहीं पीरियड, ताकि कंसंट्रेट करने की जो एक लिमिट है वो क्या है 41 से 42 मिनट है, इसलिए 45 मिनट का एक पीरियड बना दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, और भी कई सारी शब्दावलियाँ आपको मिलती रहेंगी। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।